प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग जो है भाषा और आधुनिकता, जो पिछले क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, भाषा और आधुनिकता शीर्षक पर आधारित आज ये हमारी 5वीं क्लास है बेटा। 4 लेक्चर इस पे हो गए हैं और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं पर किसी को कोई भी दिक्कत न हो रही होगी, ठीक है। और अब हम लोग जो है आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप लोग जो है आज की क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव क्लास से जुड़ सकें। और सबको मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छा, क्लास के बाद बात अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा पहले भी बात कर लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और तब से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद देखो, सही बात कह रहे हैं कि क्लास जब शुरुआत होती है तब 1-2 मिनट तक बात कर लेते हैं, और क्लास जब अंत होने लगती है तो 1-2 मिनट तक बात कर लेते हैं, और बीच में फिर केवल पढ़ाई ही पढ़ाई, पढ़ाई ही पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। और 1-2 मिनट बात करने का मकसद ये भी होता है बेटा कि कुछ बच्चे होते हैं जो 1-2 मिनट बाद में आते हैं, तो उनका भी हम सब लोग एक साथ चल करके आगे बढ़ते चलें, इसलिए भी ऐसा किया जाता ना, ये उसका उद्देश्य होता है, ठीक है ना। चलिए, आप कह रहे हैं कि कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। क्या कह रहे हैं कि भाई भाषा एक है, शब्द एक है, भाषा एक है, शब्द एक है, लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जब नए शब्द आएंगे, नए भाषा आएंगे, तो जब 2 शब्द जो होते हैं, जो अलग अलग शब्द होते हैं, हाँ, जो अलग अलग शब्द होते हैं, वो अलग अलग शब्द क्या करते हैं? अलग अलग भावों को व्यक्त करने वाली होती है। शब्द और भाव क्या करते हैं बेटा? शब्द और इनके क्या होते हैं? शब्दों के भाव जो होते हैं, शब्द तो एक होता है, भाव उसके 1, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, कि किस शब्द का किस भाव में, किस शब्द का किस भाव में प्रयोग किया जाता है। आगे चल रहे हैं, कह रहे हैं उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थिति विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जैसे यहां बताया कि भाई शब्द एक होता है, उसके भाव
अनेक होते हैं और हम अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे एक शब्द है कर, उदाहरण के लिए ना, जैसे एक शब्द है बेटा कर। कर माने क्या होता है? हाथ होता है ना। कर माने क्या होता है? करना होता है। और कर माने क्या होता है? टैक्स होता है। तो ये भाषा में एक शब्द है भाई उदाहरण के रूप में कर, और किस शब्द का, इस शब्द का क्या अर्थ निकलता है। इसका हाथ भी अर्थ निकल सकता है, करना भी अर्थ निकल सकता है, और टैक्स भी अर्थ निकल सकता है। लेकिन इस शब्द, अब ये निर्धारित कहां करता है बेटा? प्रयोग पर। अगर इस शब्द का हमने जहां जिस शब्द में, जहां जिस शब्द में क्या करते हैं, जिस शब्द का जहां पे जैसा प्रयोग किया जाता है, क्या है? जहां पे जैसा प्रयोग किया जाता है, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर ये क्या होते हैं? इनके इस प्रकार से अर्थ निकलते हैं। भाषा तो क्या है? ये हिंदी भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। पहली बात ये शब्द हैं, और इस शब्द के ये तीनों अर्थ हैं। ये तीनों अर्थ किस आधार पर निकले हैं? ये प्रयोग के आधार पर ये तीन अर्थ निकलते हैं, ठीक है। जैसा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा अभी सिलेबस के विषय में कोई नई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी आती है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है ना। तो आप केवल इस समय पढ़ने पर ध्यान दें। आपकी हम लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, आपके विषय में नए नए चीज लाने के लिए, बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक सूचना ना आ जाए, बोर्ड से कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए, हम क्या कहें? क्या हम लोग भी जबरदस्ती बोलते रहें? जब हम यहाँ से बोलते हैं किसी चीज को, तो जब तक उस पर पूरी तरह से पक्की जानकारी न हो, कुछ नहीं कहना चाहिए, ठीक है। इसलिए परेशान मत होइए, और न परेशान होइए न परेशान करिए। अब आप कमेंट पर कमेंट चले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो क्या कर दिया? सूक्ष्म शब्दों से प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे उष्ण एक भाव है। उष्ण क्या है? उष्ण क्या है भाई? एक भाव है। ये उष्ण क्या है? एक भाव है। जब किसी वस्तु को उष्णता के बारे में कहना हो तो हम ऊष्मा कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? वस्तु की अगर बात होगी तो क्या कहेंगे? ऊष्मा कहेंगे। वस्तु की बात होगी तो ऊष्मा कहेंगे। और परिणाम के संबंध में, परिणाम के संबंध में अगर इसका अर्थ होगा तो इसे क्या कहेंगे भाई? परिणाम के संबंध में इसी को हम क्या कहेंगे? ताप कहेंगे, ठीक है। और वस्तुतः मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा और ताप, ये क्या है? उष्ण, ऊष्मा और ताप जो है वो एक ही चीज है। लेकिन क्या है? जब उसका हम जैसा प्रयोग करते हैं, जहां पे प्रयोग करते हैं ना, उष्ण का मतलब ठंडक नहीं होता है, उष्ण का मतलब गर्मी होती है या जलन होती है शब्द के अनुसार। आप देखते हैं कि हिंदी में एक प्रथा और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रथा क्या होती है? वो परंपरा क्या होती है? वो है प्रसंग की। और प्रसंग की परंपरा इसीलिए है, या प्रसंग के सिद्धांत को इसीलिए हिंदी में डाला गया है
कि किस शब्द को किस प्रसंग में किस भाव में व्यक्त किया गया है। जिस प्रसंग में जिस भाव में व्यक्त किया जाता है वैसे ही उसका अर्थ निकलता है। तो यही चीज यहां भी कह रहे हैं कि किस उष्ण शब्द का प्रयोग किस भाव में किस अर्थ में किया गया है। अगर भाव और अर्थ का ज्ञान होगा तभी हम क्या कर सकते हैं भाई, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इनमें उतना अंतर नहीं, क्या करें भाई, इनमें उतना अंतर नहीं है जितना अब समझा जाता है। पहले क्या था, धीरे धीरे पहले इन तीनों अर्थों के लिए अर्थात ताप के लिए और परिणाम के लिए, ये दोनों तीनों अर्थों को उष्णता के लिए एक ही शब्द यूज किया जाता था भाई, ऊष्मा। ऊष्मा से तीनों शब्दों का अर्थ निकलता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन शब्दों का अर्थ, इन शब्दों का अर्थ क्या हो गया भाई, निश्चित हो गया कि इसको 3 भागों में हमने बांट दिया। यहाँ पे 3 की चर्चा कर रहे हैं, हम 30 में भी बांट सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे भाषा में आधुनिकता आएगी, जैसे जैसे नए नए शब्दों का उदय होगा, जैसे जैसे नए शब्दों का विकास होगा, वैसे वैसे जब शब्द बढ़ेंगे तो उनका प्रयोग भी निश्चित दायरे में निश्चित शब्द के लिए किया जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु या विपरीत से प्रतीत हो सकते थे वे ही कालांतर में मामूली शब्द बन करके सर्वप्रचलित होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब भाई देखिए चाहे भाषा में हो चाहे जीवन में हो, क्या है, चाहे भाषा में हो चाहे जीवन में हो। अब भाषा में अगर नए शब्द आएंगे या नए प्रयोग करेंगे, भाषा में जब नए शब्दों का आगमन होगा तो जब वो आते हैं तो कैसे लगते हैं भाई, कठिन लगते हैं, उनका प्रयोग करना कठिन लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसका प्रयोग करने लगते हैं, सीखने लगते हैं, तब क्या होता है, वो धीरे धीरे प्रयोग के आधार पर क्या हो जाता है, प्रयोग करते करते हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, वो हमें आसान लगने लगता है, सरल लगने लगता है। तो कहने का भाव ये है कि कोई भी नई चीज जब आएगी, कोई भी जब नई चीज आएगी, चाहे आचरण के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, शब्द के क्षेत्र में या जीवन के क्षेत्र में, जब कोई आप नई चीज सीखते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी पहले कठिनाई होती थी और कठिनाई होने के बाद क्या है, फिर उसको हम सीख जाते हैं और फिर वो क्या लगता है भाई, आसान सा लगने लगता है। तो इसी तरह से भाषा के विषय में भी है। भाषा के विषय में पहले 2 चीजें कठिन लगती हैं और धीरे धीरे प्रयोग करते करते आसान लगती हैं। उसका कारण यह है कि जब हम उसका प्रयोग लगातार करते रहते हैं तो उसको सीखते सीखते का क्या मतलब हो जाता है, हम सीखते चले जाते हैं। उसी प्रकार से जब भाषा में नए शब्द आते हैं अभ्यास की कमी के कारण, अगर हम पहले से ही अभ्यास कर लें और इसको सीखने का, नए प्रयोग या कठिन को सरल करने का सबसे आसान मार्ग क्या है, जो चीज कठिन है उसको हम सरल कैसे बना सकते हैं, उसको सरल बनाने का केवल एक ही जो है क्या होता है, कारण होता है, एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, वो है अभ्यास। वो क्या है, अगर कोई चीज कितनी भी कठिन हो, अगर हम उसका क्या करने लगे, अभ्यास करने लगे, तब क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे आसान हो जाती है। अभी एक भैया ने पूछा कि कालांतर माने क्या होता है। कालांतर का मतलब है
समय अंतराल। कालांतर का मतलब होता है समयांतराल, और समयांतराल का मतलब होता है कुछ समय बीतने के बाद। कालांतर दो शब्दों से मिलकर के बना है, काल प्लस अंतर, दीर्घ संधि है। कालांतर का मतलब काल का अंतर माने समय का अंतराल, पुराना समय नहीं बेटा, गलत लिखा रहे हो ना। कालांतर माने क्या होता है कि समय का अंतराल, काल प्लस अंतर माने समय का अंतर, माने बहुत दिनों के बाद। कटु का मतलब होता है दुखदायक, पीड़ादायक, कष्टकारी आदि। और कटु का मतलब जो है दुखदाई शब्द की बात यहां पर आती है। हाँ, अब कह रहे हैं कि प्रतीत हो सकते हैं वे कालांतर में मामूली शब्द बन करके, वही शब्द जिनका हमने क्या किया है बेटा, अभ्यास किया है। कुछ समय के बाद जो शब्द पहले हमें बहुत कठिन लगते थे और समय बीतने के बाद अभ्यास करते करते क्या हो जाते हैं, वो शब्द आसान हो जाते हैं ना, वो शब्द आसान हो जाते हैं और सब लोग उसका आसानी से प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप लोग बताएं। अगर कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। सर्व प्रचलित का मतलब होता है सब लोग जानते हैं। सर्व प्रचलित, प्रचलित का मतलब जो सब लोग जानते हैं। थोड़ा आपने अच्छा सर्व प्रचलित लिखा है, ठीक है। सर्व प्रचलित माने जो सब लोग जान जाते हैं, समझ जाते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना, ये होता है। और बताइए, आगे चलें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, बस। हाँ, मतलब जिसे सब जानते हैं वही ठीक है। सर्वप्रचलित का मतलब जो सब लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पहले क्या इसका प्रयोग भी कैसे दिया गया है, वहां कहा गया कि पहले जो क्या होता था, कुछ लोग जानते थे, लेकिन प्रयोग होते होते उसको सब लोग जान जाते। ठीक है ना, यही भाव। प्रस्तावित का मतलब प्रस्तावित, जिसका प्रस्ताव किया जाए, जिसकी योजना हो ना। अब चलते हैं कि नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो। क्या हो, जब नवीनता आती है, जब नई चीज आती है, कितना ही उसे अच्छी प्रकार से किया गया हो। जब नई चीजें आएंगी तो कितना भी अच्छी तरीके से उस कार्य को क्यों न किया हो, क्यों न किया गया हो। लेकिन क्या कुछ लोग होते हैं कि जो हर जगह, हर अच्छी चीज में कुछ न कुछ दुर्गुण ढूंढ लेते हैं, हर अच्छी चीज में कुछ न कुछ कमी ढूंढ लेते हैं। वहां यहां भी होगा, चाहे कितना अच्छा सुंदर सा, चाहे कितना अच्छा सुंदर सा आधुनिकता लाने का प्रयास किया गया हो ना, आधुनिकता लाने का प्रयास किया गया हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो क्या कहेंगे कि कमी ढूंढ लेंगे। आप लोगों ने एक चीज तो सुना ही होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है, कमियां ढूंढने का शौक होता है। जो लोग चंद्रमा में, जो लोग क्या करते हैं भाई, चंद्रमा कितना सुंदर होता है, कुछ लोगों को चंद्रमा में क्या दिखता है, सुंदरता दिखती है, और कुछ को क्या दिखता है,
धब्बा दिखता है। कुछ लोग भाई चंद्रमा में क्या करता है, चंद्रमा में कुछ लोगों को सुंदरता दिखती है, कुछ को धब्बा दिखता है। हो सकता है कि यहाँ 90% लोगों को चंद्रमा अच्छा दिखता हो, 10% या 5%, कुछ भी 10% अथवा 5% लोगों को क्या दिखता है भाई, धब्बा भी दिखता है। तो इसको क्या करेंगे, ये तो अपनी मानसिकता है, ये अपनी मानसिकता है कि आप किस दृष्टिकोण से कहां पर और क्या देखते हैं। नहीं छूटा तो नहीं है, तो इसको बताया मैंने, इसको भी बताया मैंने, बताया छूटा तो नहीं है। चलते हैं कि नवीनीकरण कितना भी प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, माने कितना भी अच्छा न हुआ हो, लेकिन होता क्या है, वो जो है उस प्रक्रिया में हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। मतलब कितना ही हम सुंदर बताएं, कितना ही सुंदर हम कार्य करें, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है। लेकिन उसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है बेटा, भाषा में नवीनता लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या बताया उन्होंने, सुस्पष्ट व्यक्तित्व, सुस्पष्ट अभिव्यक्ति, सुस्पष्ट क्या होना चाहिए, अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकटीकरण। अब भाषा के लिए है तो शब्द का प्रकटीकरण होगा, वाक्य का प्रकटीकरण होगा, और सुस्पष्ट का मतलब होता है स्पष्ट या समझने योग्य, जो भैया सबको समझ में आ सके। ऐसी भाषा, ऐसा शब्द होना चाहिए जो सामान्य पाठकों के भी समझ में आ सके। अगर ऐसा शब्द, ऐसी भाषा है जो सब लोगों को समझ में नहीं आती है, तो वैसी भाषा को हम कल्याणकारी, हितकारी, सबके लिए उपयोगी नहीं मान सकते हैं। तो फिर क्या करना होगा, और कहते हैं अभिव्यक्ति है, यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। अगर ये दो चीजें नहीं होंगी, ये दो चीजों का क्या हो जाए भाई, अभाव हो जाए, इनका क्या हो जाए, अभाव हो जाए, तो भाषा का अस्तित्व, भाषा का अस्तित्व क्या हो जाएगा भाई, भाषा का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। भाषा का अस्तित्व क्या पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। और खतरे में पड़ जाने का परिणाम क्या होगा, खतरे में पड़ जाने का परिणाम क्या होगा कि भाषा की वास्तविकता ही नष्ट हो जाएगी। निर्दिष्टता का मतलब होता है दिखाना, निर्दिष्टता का मतलब दिखाना, ठीक है ना। और प्रशस्त का मतलब होता है प्रशंसनीय। प्रशस्त का मतलब क्या होता है बेटा, प्रशस्त का मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जाए, ठीक है भाई। तो कह रहे हैं नए शब्दों के निर्माण में यही बात सोचनी चाहिए। कहते हैं क्या करना होगा, जब हम नए शब्द का निर्माण करेंगे, अर्थात नए शब्दों का को जब हम क्या करेंगे, बनाएंगे, जब नए शब्द को बनाएंगे तब क्या हो जाएगा भाई, जब नए शब्द बनाएंगे तो हमको ये देखना है कि उसका शब्द जो है, उस शब्द का अर्थ क्लियर हो ना। ये अगर हम नए शब्द बनाते हैं और उसका अर्थ क्लियर नहीं होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे शब्द के निर्माण से कोई मतलब नहीं है। शब्द ऐसा होना चाहिए जो सबको समझ में आए
उसका अर्थ क्लियर हो, स्पष्ट हो, सबसे बड़ी बात यही है। और यही अगर ये चीज नहीं होगी, अर्थात ये अर्थ न समझ में आएगा, अस्पष्टता नहीं होगी, तो उस शब्द का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। वो शब्द क्या हो जाएगा, समय के बाद जो है नष्ट हो जाएगा और उसका अस्तित्व मिट जाएगा। इसी प्रकार से अगर भाषा स्पष्ट नहीं हुई, समझ में नहीं आई, तब क्या हो जाएगा, जब भाषा समझ में ही नहीं आएगी तब भाषा का कोई अस्तित्व मतलब नहीं रह जाता है, वो अपने समापन की ओर चली जाती है। समापन का मतलब मिट जाता है। मैंने एक पढ़ा था कक्षा 10th में कि भाषा मात्र एक अनंत है। आप लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तो क्या कहते हैं, भाषा मात्र एक अनंत है। अगर इस संसार में कुछ रहने वाला है, अगर इस संसार में कुछ रहने वाला है, तो बेटा वो केवल भाषा है, शब्द है। बाकी सब कुछ क्या है, नाशवान है, समाप्त हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। अगर कुछ रह जाते हैं तो केवल भाषा रह जाती है, बोली रह जाती है। अगर वो भाषा और बोली जो है लिपि के रूप में है, तो लिखित सामग्री के रूप में रह जाती है। ठीक है, अगर कहीं पे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, कहीं पर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए, नहीं तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए, क्या कह रहे हैं, इस संदर्भ में यह बात याद रखना चाहिए। क्या करना होगा कि भाषा में आधुनिकता बनी रहे, भाषा इस प्रकार से रहे कि उसका हम प्रयोग करते रहें। और जब उसका प्रयोग करते रहेंगे तब क्या हो जाएगा, उसका प्रयोग करते रहेंगे तब वो हमारे लिए, समाज के लिए अपने अस्तित्व को बनाती रहेंगी। उन्मुक्त माने बेटा स्वतंत्र होता है, उन्मुक्त माने स्वतंत्र। तो क्या करें कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। क्या हो सकता है, कह रहे हैं कि पूर्वाग्रहों से, पूर्व भाव वो अच्छा भी हो सकता है बेटा, खराब भी हो सकता है। पूर्व ज्ञान, किसी शब्द के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में जब हम मिलते हैं तो क्या होता है, वो हमारी एक मन में पूर्ण धारणा होती कि व्यक्ति, अमुक व्यक्ति जो है अच्छा है, खराब है या कैसा है। तो उस प्रकार से भाषा के संबंध में जो पूर्वाग्रह है, पूर्व का ज्ञान है, वो क्या हो जाए बेटा, वो जो है उससे हम मुक्त हो जाए, वो हमारे मन से हट जाए। और जब वो हटेगा तो शब्द की हम क्या करेंगे, शब्द का मूल जो अर्थ है, वो जो उसका स्वरूप है, उसकी जो वास्तविकता है, उसको हम समझ सकते हैं। अगर हमारे मन में कोई पहले से धारणा बनी हुई है तो उस धारणा को हटा करके ही हम वास्तविकता को समझ सकते हैं। जैसे होता क्या है कि कोई, मान लो कि अच्छा बच्चा है जिसके विषय में आपने सुन रखा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हुआ, हमारे मन में ये मस्तिष्क है, तो अगर हमारे मन मस्तिष्क में ये बात बसी, जब ही सामने आएगा तब आ जाएगा बहुत अच्छा है। लेकिन ये अच्छा क्या है, वो अच्छा था, अब उसको वर्तमान में देखना है कि वर्तमान में कैसा है, तभी हम उस पर कुछ विचार कर सकते हैं। तो भूत का जो ज्ञान है वो
ठीक है अपनी जगह अनुभव के लिए, लेकिन भूत के ज्ञान पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं नई नई चीजें क्या करना होगा, नई नई चीजों के विषय में, शब्द की मूल आत्मा के विषय में सोचना होगा। तथा सार्थकता, सार्थकता मतलब वो सार्थक है, उपयोगी है आज के लिए, उसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, ये हमें जरूरी। सार्थकता पर उन्मुक्त स्वतंत्र विचार कर सके, हमारे लिए उपयोगी है, साहित्य के लिए उपयोगी है कि नहीं, ये हम विचार कर सकें, ये हम सोच सकें, ये भी हमारे अध्ययन की परिधि में आना चाहिए, जो हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, कल्याणकारी हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भाव दासता की निशानी है। अंग्रेजी भाषा किसकी रही है, शासकों की भाषा रही है। शासकों का मतलब जो राजा हुए, सामंत हुए, और दासता की निशानी है। क्या कहते हैं, भाषा जो है ये, हम अगर अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है गुलामी से जोड़ा जाता है। उन्मुक्त माने बेटा बता दिया है, उन्मुक्त माने स्वतंत्र ना, उन्मुक्त माने स्वतंत्र, 2-3 बार बता चुका हूं। फिर उसके बाद करें, ऐसा सोच कर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये सोचें कि आजादी से पहले के या अंग्रेजों ने जिस शब्द का प्रयोग किया है, अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर, हमारे ऊपर क्या है, गुलामी की जंजीर जकड़ी थी। इसलिए जो शब्दों का निर्माण अंग्रेजों ने किया है, उसे क्या करेंगे बेटा, उसका प्रयोग हम अपनी भाषा में नहीं करेंगे। अगर हम इस तरीके से सोच लें तो किसका नुकसान होगा, हमारा। इस तरह से करने से बहुत से शब्द क्या होंगे बेटा, हमारे शब्दकोश से बाहर चले जाएंगे। जब हमारे शब्दकोश से बाहर चले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, जब हमारा शब्दकोश जो है रिक्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारी ही भाषा का नुकसान होगा, हमारी ही लिपि का नुकसान होगा। इसलिए क्या करना है भाई, हमें क्या करना होगा, दूसरी भाषा के शब्दों का उसी प्रकार से प्रयोग करना होगा। ठीक है बेटा, क्या गलत है, बांके बिहारी, वो बांके बिहारी हो, गलत बता रहे हो, गलत सही कहने से नहीं हो जाएगा। आप उसको बताइए कि इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है ना। तो आगे कह रहे हैं, समझ में आ रहा है, अंग्रेजी का नहीं, हमारा नुकसान होगा, अंग्रेजी भाषा का नुकसान नहीं होगा अगर हम उसको अपनी भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है भाई, अब समझ में आ रहा है ना। किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अगर किसी को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बताइए। कोई मीनिंग पूछना है, पूछिए। जल्दी बताइए बेटा। कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, फिर क्या कह रहे हैं, उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म में ज्ञापित करने वाले हैं, क्या करते हैं, उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी। उर्दू में क्या है भाई, अरबी और फारसी जो दो शब्द हैं, इनको क्या करा है, इनको इस्लाम में अगर हम इस्लाम धर्म से जोड़ते हैं, अगर हिंदी वाले
हाँ पहले इसको पढ़ लो। तो अगर हम ये मान लें कि उर्दू का शब्द है अगर, तो उसको केवल इस्लाम धर्म से जोड़ दें और उसको क्या करें, हिंदी वाले इन शब्दों का प्रयोग न करें। अर्थात हिंदी भाषी या हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग क्या करें भाई, इनको त्यागना आरंभ कर दें। मतलब क्या करें, हिंदी में अन्य भाषा जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, इनका प्रयोग न करें। तो क्या हो जाएगा, इनका अभाव, अगर इनको हम न प्रयोग करें, इनको न स्वीकार करें, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, इनका अभाव हो जाएगा। जब हिंदी में अभाव हो जाएगा तब जो हिंदी की विशेषता है, जो वो हिंदी की विशेषता है, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ज्ञापित करना का मतलब बेटा बताना होता है। ज्ञापित करना माने बताना, और ठीक है ज्ञापित ही पूछ रहे थे आप लोग, और तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है ना। बस ज्ञापित करना का मतलब बताना होता है, ठीक है। और बताइए, किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, जल्दी से बताइए। किसी को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर पूछना है तो बताइए, ठीक है। कहां से, दास्ता माने गुलामी भाई, दास्ता गुलामी के भाव। और बताइए, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए जो पूछना है, जो पूछना है जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, ठीक है। बीच बीच में मत पूछा करिए, बार बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब मैं उस पढ़ा चुकूं तो भूमि का मतलब नहीं जानते हैं, गुड भूमि। और बताइए, और अगर किसी को कहीं पे कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। अभाव का अर्थ बेटा कमी होता है। अभाव नहीं जानते, कमी नहीं जानते। चलिए चलिए चलिए, और बताइए। सहज माने सरल, सहज माने सरल, आसान। उद्भूत माने होता है उत्पन्न, उद्भूत माने उत्पन्न। और बताइए, और क्या पूछना है, जल्दी से पूछिए। क्या पूछना है बेटा। सहज माने बता दिया है, सरल बताया है, ठीक है। और तीसरा अनुच्छेद फिर से नहीं, उसको अब पढ़िएगा, ऐसे नहीं। और बताइए, पारंगत माने होता है कि विशेषज्ञ जानकार ना, विशेषज्ञ जानकार। उन्मुक्त माने स्वतंत्र, बता चुका हूं पहले भी। सहज माने भी बता चुका हूं। चलिए, चलिए, और किसी को उन्मुक्त माने भी बता चुका हूं कई बार। स्वतंत्र, हाँ स्वच्छंद स्वतंत्र, स्वच्छंद और स्वतंत्र में अंतर है। स्वच्छंद का मतलब होता है, स्वतंत्र का मतलब होता है कि शासन द्वारा, व्यवस्था द्वारा, परिवार द्वारा, समाज द्वारा आप पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और स्वच्छंद माने बिल्कुल से स्वतंत्र, चाहे जैसे घूमो, चाहे नागा बाबा बन के घूमो, लेकिन समाज में हो लठियाए जाओगे, पुलिस वाले आएंगे 20 लाठी मारेंगे, समझ गए, ठीक है।
ना, नहीं दास्ता नहीं हो सकती, दक्षता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दक्षता बिल्कुल सही ही है, उसमें क्या है, हम कहा दास्ता लिखा। ठीक है, सार्थक माने अर्थयुक्त, ठीक है। बस आगे चलते हैं। लो भैया आगे के लिए फिर हम लोग आगे मिलेंगे। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए ना, इसी तरह से हाँ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते लिखते आगे बढ़ते रहिए। आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।